सुप्रभात डियर स्टूडेंट्स। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम यूजी सेमेस्टर 4 पेपर नंबर 8 के विषय में आज हम बात करेंगे। और पेपर नंबर 8 में आज जो मैंने टॉपिक उठाया है वो टॉपिक है हुमायूं। आज हम हुमायूं के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में और उनके द्वारा कुछ जो युद्धें लड़ी गई उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में हुमायूं से प्रश्न आते हैं। आपके जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा है उसमें भी इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग अपना चर्चा स्टार्ट करते हैं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, तो आप डेट भी याद रखिएगा, 6 मार्च 1508 ईस्वी। जन्म स्थान जो इनका रहा है वो काबुल रहा है। कहाँ रहा है? काबुल रहा है। और इनका मूल नाम था नासरुद्दीन मोहम्मद, यानी हुमायूं का मूल नाम जो था वो नसरुद्दीन मोहम्मद था और उपनाम जो था इनका वो हुमायूं था। माता का नाम माहम बेगम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, माहम बेगम। किनकी माता का नाम था? हुमायूं के माता का नाम था। पिता तो आपको पता है, पिता बाबर थे। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ था। प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लें। जैसे बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 पुत्र जो थे वो बाबर के थे। इसमें हुमायूं सबसे बड़ा था, यानी हुमायूं वाज द एल्डर सन ऑफ बाबर। ठीक है, तो हुमायूं जो ऐसे बड़े एक तरह से पुत्र थे बाबर के, है ना। और जिसे बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। यानी बाबर जब मर रहे थे, मरने से पूर्व इन्होंने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को नियुक्त किया। इन 4 पुत्रों में हुमायूं का जन्म माहम सुल्ताना से, कामरान और अस्करी का जन्म गुरलुख बेगम से, ठीक है, तथा हिंदाल का जन्म दिलचार आगाची के गर्भ से हुआ था। थोड़ा सा हम लोग इनका चाइल्डहुड का देखें, चाइल्डहुड लाइफ, इनका बचपन का जीवन देखें, प्रारंभिक जीवन देखें। तो अभी मैंने आपसे चर्चा किया कि इनका जो है हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद था, उपनाम इनका हुमायूं था। जन्म कहाँ हुआ अभी आपको मैं बताया था। और माता का नाम माहम बेगम था, जो खुरासान के एक प्रतिष्ठित शिया परिवार के से थी। अपने सभी पुत्रों में बाबर हुमायूं को अधिक चाहता था। स्वाभाविक है, बड़े पुत्र के प्रति पिता का थोड़ा एक अलग रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है। तो इसी प्रकार से वो बाबर जो है हुमायूं को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उनको सबसे ज़्यादा चाहते थे। किंतु व्यस्त जीवन के कारण उनकी शिक्षा दीक्षा तक पूरी ध्यान न दे सके। व्यस्त जीवन होता था, आपको पता है, बाबर युद्ध में अपने आप को ज़्यादा समय व्यतीत करता था। फिर भी 1514 में काबुल से लौटने के बाद बाबर ने हुमायूं की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। उसने मौलाना मशही अल दीन रूहुला, फिर से मैं बोलता हूं, मौलाना मशही अल दीन रूहुला और मौलाना इलियास को, ठीक है, हुमायूं के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया। देखिए, इस तरह का जो डीपली कॉन्सेप्ट है, इस तरह का डीपली जानकारी है, वो आपको हो सकता है कि कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, यूजीसी नेट में, ये सब में आपको पूछने की संभावना इस टाइप का ज़्यादा होता है।
और कोई भी कंपटीशन में, जनरल कंपटीशन जो होते हैं, चाहे सिविल सर्विस का कंपटीशन जो होता है, उसमें भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इनके शिक्षक मौलाना इलियास और मौलाना मसही अल दीन और रूहुला इनके शिक्षक थे। शीघ्र ही उसने तुर्की, फारसी एवं अरबी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसने फारसी में अनेक पद रचनाएं भी की। ठीक है, वह तीरंदाजी और घुड़सवारी में माहिर थे। बाबर ने हुमायूं को छोटी आयु में राजकाज देना प्रारंभ कर दिया। छोटा आयु था, उसी समय वो उनको राजकाज देना प्रारंभ कर दिए थे, जिसे अपनी कुशलता पूर्वक निर्वाह किया। जिसे उसने यानी हुमायूं ने बहुत ही कुशलता पूर्वक से इसका निर्वहन किए। पानीपत के प्रथम युद्ध से पूर्व उसने हिसार, फिरोजाबाद के निकट हामिद खान की सैनिक टुकड़ी को परास्त किया। हुमायूं के कार्यों से प्रसन्न होकर बाबर ने उसे आगरा विजय के पश्चात पर्याप्त धन एवं कोहिनूर हीरा भेंट किया तथा संबल का जागीर प्रदान की। ध्यान दीजिएगा, कहाँ की जागीर प्रदान की? तो संबल की जागीर प्रदान किए बाबर ने हुमायूं को। तो इस तरह से इनकी प्रारंभिक जीवन है। निजामुद्दीन खलीफा का षड्यंत्र। अपने मृत्यु से पूर्व बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु उसके मृत्यु के बाद उसके प्रमुख मंत्री निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा ने हुमायूं को अयोग्य समझा और उसके स्थान पर बाबर का जो बहनोई थे मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बिठाने का प्रयत्न किया, किंतु बाद में अपना जीवन को खतरे में से समझकर उसने अपना विचार को क्या किया, त्याग दिया और हुमायूं का समर्थन किया। राजाभिषेक जो है मेहंदी ख्वाजा के समर्थन के बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को बिना किसी विरोध के आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। किस जगह पर इनका राज्याभिषेक हुआ? तो आगरा में हुआ। तो आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। इस अवसर पर स्वर्ण मुद्राएं वितरित किए गए और इस खुशी में जो गोल्ड कॉइन्स हैं, सोने की सिक्के हैं, स्वर्ण मुद्राएं हैं, उनको वितरित किया गया। इनकी देखिए जीवन में बहुत कठिनाइयां थी। प्रारंभिक कठिनाइयां जैसे थी, गद्दी पर बैठने के पश्चात हुमायूं के समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। इसमें कुछ कठिनाइयां उसे अपने माता पिता से विरासत में मिले थे तथा कुछ उसके संबंधी मिर्जाओं और भाइयों ने प्रदान की, किंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाइयां उसके अफगान शत्रु थे। यानी हुमायूं का सबसे बड़ा जो समस्या था वो अफगान शत्रु थे, जो अभी भी मुगलों को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयत्नशील थे। हुमायूं के प्रारंभिक कठिनाइयां इस प्रकार थी। अब कुछ कुछ कठिनाइयां जो महत्वपूर्ण है उनको हम लोग पॉइंट में बस देख लेंगे। जैसे असंगठित साम्राज्य, पहला पॉइंट आप बना सकते हैं। कठिनाइयां था असंगठित साम्राज्य, आज उसके साम्राज्य संगठित नहीं थे। बाबर हुमायूं के लिए विस्तृत साम्राज्य छोड़ा था, किंतु वह संगठित नहीं था, क्योंकि बाबर का अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत हुआ। अतः वह अपने विजित राज्यों को संगठित कर उसे एक निश्चित प्रशासनिक रूप न दे सका। मतलब मान ले जीते, उसको एक निश्चित प्रशासनिक रूप न दे सका। इसके अतिरिक्त जनता मुगलों को विदेशी समझती थी। जनता भी जो है मुगलों को विदेशी समझती थी तथा उसके अंदर अफगान के प्रति स्वामी भक्ति शेष थी। अतः हुमायूं के समक्ष सर्वप्रथम समस्या प्रशासन को संगठित एवं सुव्यवस्थित करना था। यानी प्रशासन को संगठित करने की जो काम था उनकी समस्या थी, क्योंकि वो संगठित नहीं थे। और दूसरा समस्या रिक्त कोष, धन की कमी थी। जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसमें मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। राजकोष पूरा रिक्त था, यानी राजकोष खाली था। कहाँ से अच्छा काम होगा? क्योंकि बाबर ने धन का बहुत अपव्यय किया, बहुत ज्यादा इधर से उधर युद्धों में बहुत अपव्यय किया, बहुत लुटाया, बहुत खर्च किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में विजयी होने के बाद उसने अपने अमीरों, संबंधियों, दास दासियों और जनता को प्रसन्न करने के लिए काफी मात्रा में धन वितरित की। पानीपत का युद्ध के जीत की खुशी में उसने पूरा धन जो है सो वितरित कर दिया और इसके वजह से राजकोष खाली हो गया। इसी कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। ठीक है, कलंदर मतलब दान देने वाला, एकदम
पूरा जो है सो खुशी हो करके युद्ध के खुशी में उसने दान दिया, इसलिए उसे क्या बोला गया, कलंदर की उपाधि दी गई। इसका परिणाम हुमायूं को भुगतना पड़ा, इसका परिणाम जो है सो हुमायूं को भुगतना पड़ा। उसके बाद धन का सर्वथा अभाव था। प्रोफेसर रसबुर्क विलियम के अनुसार हुमायूं की कठिनाइयां में उसकी आर्थिक अव्यवस्था का बहुत बड़ा हाथ था, यानी राजकोष में उसकी खाली हो गई थी, जिसके वजह से प्रशासन को चलाना, संगठित करना बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि राजकोष को खाली करने में बाबर का बहुत बड़ा योगदान था। इसीलिए राजकोष को भरना था, तभी तो एक अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था का क्रिएशन हो सकता था। तो राजकोष की जो रिक्तता थी, खाली था, उसको भरना था। तीसरा जो महत्वपूर्ण समस्या थी वो थे संबंधी अथवा मिर्जा बेग। हुमायूं के संबंधियों में मोहम्मद जमा मिर्जा, मोहम्मद सुल्तान मिर्जा, मीर मोहम्मद मेहदी ख्वाजा प्रमुख थे। इसमें मोहम्मद जमा मिर्जा तथा मोहम्मद सुल्तान मिर्जा है ना चचेरे भाई थे तथा दोनों बाबर के दामाद थे। इनके प्रभाव अमीर वर्गों पर था। समय समय पर इन दोनों ने हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किए तथा उसके शत्रुओं का साथ दिया। तो बताइए कि हुमायूं की समस्या ही समस्या था, उसके सभी संबंधी भी उसके खिलाफ में खड़े उठ पड़ते थे, उनसे भी निपटना था, क्योंकि उसके सगे संबंधी भी जी विरोधियों के पक्ष में चले जाते थे, तो एक समस्या खड़ी हो जाती थी। आगे है हुमायूं के भाई, यहां से भी समस्या क्रिएशन हो रहा था। हुमायूं को अपने भाइयों से भी कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उसने उसके समक्ष एक विकट समस्या खड़ी कर दी। इसके लिए भी बाबर उत्तरदायी था। अपनी मृत्यु से पूर्व उसने हुमायूं तथा कामरान का भाग 6 तथा 5 के अनुपात में निश्चित कर भविष्य में हुमायूं की समस्या उत्पन्न कर दिया। इसके अतिरिक्त बाबर ने अपने वसीयत में हुमायूं को अपने भाइयों से उदारतापूर्ण व्यवहार का निर्देश दिया था। यानी बाबर ने बोला था कि हुमायूं को अपने भाइयों के साथ अच्छा संबंध रखना है, मधुरता का व्यवहार करना है, उल्लू को भी रिस्पेक्ट करना है। तो इसके कारण से एक समस्या खड़ी हो रही थी। इसलिए हुमायूं ने सदैव अपने भाइयों के प्रति दयापूर्ण रवैया उसने अपनाया था, किंतु उसके भाई सदैव उसके प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किए। तो भाइयों की भी समस्या थी। अब अफगान एक समस्या है। हुमायूं के सबसे प्रबल शत्रु अफगान थे। बाबर द्वारा पराजित होने के बाद भी उसने साहस कम नहीं हुआ, और उस समय अफगान गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बिहार था। कहाँ था उसका केंद्र? बिहार था, जहां पर मोहम्मद खान लोदी ने बिहार के अफगानों को संगठित करने का प्रयास करने में लगा था। वह स्वयं को अपने आप को दिल्ली के सिंहासन का वास्तविक उत्तराधिकारी समझता था। वो बोलता था कि हम ही जो है सो दिल्ली का जो है सो वास्तविक उत्तराधिकारी है। उसने बीबन तथा बयाजीद जैसे योद्धाओं और अनेक अफगान जागीरदारों का समर्थन प्राप्त था, जो भारत में अफगान राज्य की पुनर्स्थापना के इच्छुक थे। इसके अतिरिक्त शेर खान भी हुमायूं का प्रबलतम शत्रु था। मुगल सेवा को छोड़कर वह बिहार चला गया था तथा अफगानों को संगठित कर मुगलों को भारत से निकालने एवं पुनः अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहा था। शेर खान ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से लड़ा था। उसी समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा, और उसकी बात आगे चलकर सही हो जाती है, क्योंकि हुमायूं को किसने भगाया? शेर खान ने भगाया ना। तो इसलिए उसी समय वो भविष्यवाणी कर दिया था कि यदि भाग्य ने साथ दी तो मुगलों को भी वे गद्दी से उतार देंगे, और वो काम हो गया। उसने हुमायूं को भगा दिया। नेक्स्ट समस्या है गुजरात। उसमें गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसके पास एक विशाल सेना और अच्छा तोपखाना था। वो मुगलों के विरुद्ध अफगानों को शरण दे रहा था। भाई देखो, एक शत्रु खड़ा हो रहा है, अफगान को सपोर्ट कर रहा है। फतेह खान, कुतुब खान और आलम खान लोदी जैसे अफगानों ने उसका संरक्षण प्राप्त था। हुमायूं का बहनोई मोहम्मद जमा खान भी विद्रोह कर बहादुर शाह का पक्ष संरक्षण, देखिए अपना अपना रिलेशन भी गुजरात वाले शासक के साथ मिल रहा है, बहादुर शाह के साथ मिल रहा है। और एक जो समस्या खड़ा कर रहा था हुमायूं को, वो एक बंगाल भी क्षेत्र था।
बंगाल का शासक नुसरत शाह था। घाघरा के युद्ध में मुगलों की शक्ति से भयभीत होकर उसने बाबर से एक संधि की थी नुसरत शाह ने, किंतु बाबर की मृत्यु के बाद उसने इस संधि को भंग कर दिया तथा अफगानों का साथ देने लगा। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग देखे कि हुमायूं का प्रारंभिक जीवन कैसा था, किस प्रकार से उसको राजगद्दी मिली और उसके सामने क्या क्या सी समस्या थी। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इस समस्या पर वो काबू कैसे पाते हैं, राजकाज कैसे चलाते हैं। आज हम लोग संक्षिप्त में ये देखने का प्रयास किया उनका प्रारंभिक जीवन और उनके सामने क्या क्या समस्याएं खड़ी थी, उसके बारे में आज चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।